अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बानी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं टेम्पलेट्स एंड जेनेरिक एल्गोरिदम इन सी प्लस प्लस। टेम्पलेट्स से ही हमारे पास पिछले काफ़ी लेक्चर से बात हो रही है कि टेम्पलेट्स होते क्या हैं। तो टेम्पलेट्स तो आप बताने की ज़रूरत नहीं है कि टेम्पलेट्स हमारे पास बेसिकली जब भी हम लोग जेनेरिक टाइप्स बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो क्लास की शक्ल में, फंक्शन की शक्ल में हो, ताकि हर इंडिपेंडेंट टाइप के लिए हमें अलग अलग क्लासेस या फंक्शन ना बनाने पड़े। उस चीज़ को रीयूजेबल बनाने के लिए हम लोग टेम्पलेट्स बनाते थे, जिसके अंदर हम लोग डेटा टाइप की जगह कुछ ना कुछ वेरिएबल जो है अभी के लिए लिख देते थे एज अ प्लेस होल्डर, और बाद में जब हम उसको इस्तेमाल करते थे तो तब हम एक्चुअल डाटा टाइप से उसको रिप्लेस कर देते थे, जिससे क्या होता था कि हमारे पास एक ही मरतबा क्लास और एक ही मरतबा फंक्शन बना के हम उसको तमाम डाटा टाइप के साथ चला सकते थे। सो टेम्पलेट्स अलाउ क्लासेस एंड फंक्शन टू ऑपरेट विद अ जेनेरिक टाइप। के जेनेरिक टाइप्स के साथ ऑपरेट करने के लिए जब हम फंक्शन या क्लासेस बनाते हैं, दैट इज टेम्पलेट्स। सो इट इन सो इट इनेबल कोड रीयूजेबिलिटी एंड टाइप इंडिपेंडेंस। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा रीयूजेबिलिटी और टाइप इंडिपेंडेंस होते हैं कि किसी भी टाइप के साथ आप लोग ये काम कर सकते हो। तो उसकी दो टाइप्स थी, एक क्लास टेम्पलेट और एक फंक्शन टेम्पलेट। क्लास टेम्पलेट में हम क्लासेस को जेनेरिक बनाते हैं, फंक्शन टेम्पलेट में हम फंक्शंस को जेनेरिक बनाते थे। अब स्टैटिक मेंबर इन टेम्पलेट क्लासेस, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है स्टैटिक का। अब स्टैटिक मेंबर बेसिकली ऐसे मेंबर्स कहते हैं कि जो आपके ओवरऑल स्कोप में सेम डाटा टाइप के लिए जो आपकी वैल्यू होती है उसको सेम रखता है। क्या मतलब इस बात का, आगे मैं आपको दिखाता भी हूँ। स्टैटिक मेंबर्स आर क्रिएटेड एट द क्लास स्कोप एंड शेयर्ड अक्रॉस ऑल द इंस्टेंस ऑफ द क्लास। के क्लास के जितने भी इंस्टेंस हैं उन सब के साथ आपकी एक ही वैल्यू शेयर हो रही होती है, ना कि अलग अलग वैल्यू शेयर हो रही होती है। इन टेम्पलेट क्लासेस ईच इंस्टेंसिएशन फॉर अ डिफरेंट डाटा टाइप गेट्स इट्स ओन कॉपी ऑफ स्टैटिक डाटा मेंबर। स्टैटिक टेम्पलेट में हर ऑब्जेक्ट अपनी डिफरेंट डाटा टाइप की कॉपी रखे। स्टैटिक मेंबर में क्लास का हर ऑब्जेक्ट अगर वो डिफरेंट डाटा टाइप का है तो वो अपना अलग अलग जो डाटा है वो रखेगा, लेकिन वो तमाम डाटा टाइप का सेम होगा। कैसे, इस तरह से देखें, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक क्लास टेम्पलेट बनाया गया है ए, उसके अंदर जो मेरे पास डाटा मेंबर है विच इज़ डेटा, उसको मैंने स्टैटिक लिखा हुआ है। अब स्टैटिक का कीवर्ड लिखने से ये क्या हो गया, ये जो डाटा मेंबर है ये अब स्टैटिक बन चुकी है। नेक्स्ट अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर मैंने इसी स्टैटिक डेटा को सेट किया है 0 से। अब ये किस तरह सेट किया है, क्योंकि मेरी क्लास का नाम ए है, टी मेरे पास वेरिएबल का नाम है, ये कॉलन लगा के, ये बेसिकली सिंटैक्स होता है, कुछ भी नहीं होता। अगर आप का टेम्पलेट क्लास ना बनी हो ना तो आप इस तरह लिखते हो इंट ए, फिर ये स्कोप रेजोल्यूशन, और जो आपका डेटा मेंबर का नाम होता है वो इज इक्वल टू जो आप यहाँ वैल्यू सेट करना चाहते हो। क्योंकि हम टेम्पलेट्स के साथ काम कर रहे हैं तो यहाँ पर हम मुझे सिर्फ उस डाटा टाइप को रिप्लेस करना जो मुझे यहाँ पर मैंने ली है। सिंपल। ये वाला जो सिंटैक्स है ये प्योर आपका स्टैटिक मेंबर को असाइन करने का सिंटैक्स है। तो इसके अंदर मैंने अभी के लिए इसकी वैल्यू दी हुई है 0। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा तो आपको नेक्स्ट जो है स्लाइड में दिखेगा, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर देखें। यहाँ पर मैंने क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाया है, एक इंटीजर ए और एक करेक्टर ए। लेकिन अगर आप गौर करें तो इसकी डाटा टाइप मैंने इंटीजर रखी है और इसकी मैंने करैक्टर रखी है। अब इन दोनों ही ऑब्जेक्ट को मैंने एक वैल्यू से रिप्लेस किया है। वैल्यू, अब इन दोनों ही ऑब्जेक्ट के ज़रिए मैंने इस डाटा मेंबर में वैल्यू को अपडेट करने की कोशिश की है। पहले ऑब्जेक्ट के साथ मैंने 5 वैल्यू अपडेट किया तो इस 0 की जगह 5 आ जाएगा। दूसरे के साथ मैंने 7 किया तो इस 0 की जगह 7 अपडेट हो जाएगा। अभी के लिए आपको लग रहा होगा तो ऐसा ही तो होता है। जी बिल्कुल, होता तो ऐसा ही है, लेकिन अभी आगे आगे देखे होता है क्या। यहाँ पर बस याद रखना है कि ये डाटा टाइप अलग अलग मैंने यूज़ की थी। अब सिंपली हमने इन दोनों की वैल्यू को जब सी आउट करवाया तो मुझे आउटपुट में 5 और 7 दिखने को मिला, जो कि मैंने यहाँ पर सेट की थी। इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट ज़रा यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है मेन प्रॉब्लम अकर हुई है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने एक ही क्लास जो कि थी ए, इंटीजर के साथ जब मैंने उसको टेम्पलेट किया और उसके 3 ऑब्जेक्ट बनाए। अब तीनों को जब मैं यहाँ पर डाटा को अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको 5 दिया, इसको 7, इसको 9, और इन तीनों को जब मैंने प्रिंट करवाया तो यहाँ पर देखें सब में 999 वैल्यू आई है। ये क्या हुआ, तो ये बेसिकली हुआ इस तरह कि जब हमने ये वाली लाइन भी पढ़ी तो उसने ये कहा कि आपकी डाटा टाइप अगर डिफरेंट होगी तो डिफरेंट डाटा टाइप का सेम डाटा वो रखने के काबिल है। इसी को तो स्टैटिक बोलते हैं कि आपका एक ही स्कोप में डाटा जो है वो सेम ही रहेगा। लेकिन
पिछले कोड में कैसे चेंज हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर मैंने इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया था, यहाँ पर करेक्टर टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया था, इसलिए आपको इसकी अलग और इसकी अलग वैल्यू देखने की मिली थी। लेकिन यहाँ पर तीनों मेरे ऑब्जेक्ट जो है वो कौन सी डाटा टाइप से बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर डाटा टाइप से बिलोंग कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर आपको 9 9 और 9 देखने को मिला। और 9 9 9 क्यों देखने को मिला, क्योंकि हमारे पास लास्ट में हमने यही सेट किया था, जो जो लास्ट में आप वैल्यू सेट करेंगे वही आएगा। अगर यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू सेट ना करता तब क्या वैल्यू आती, तब ये जीरो वैल्यू आती, क्योंकि वो पहले से ही सेट थी मेरे इंटीजर के लिए। अब देखें आगे नेक्स्ट इसका कंक्लूजन, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में क्या है कि रीयूजेबिलिटी, कि आप लोग हर डाटा टाइप के लिए, किसी भी डाटा टाइप के लिए एक ही कोड लिखते हो और वो तमाम में इम्प्लीमेंट हो जाता है। राइटेबिलिटी, सिंप्लीफाइड कोड स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग शुरू से ही हमारे कोड स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाइज करते हैं, लेकिन अगेन मुश्किलात भी बढ़ाती है। डिसएडवांटेजेस में हमारे पास है मेमोरी कंजप्शन के, अगर आपके ओवर यूज़ इसको कर लिया तो जाहिर है मेमोरी जो है वो कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज होती है, डाटा तो उसके अंदर स्टोर होना होता है। तो बार बार जब आप इस चीज़ को यूटिलाइज करते हैं तो वो ओवरऑल मेमोरी लीकेज का बायस बनता है। नंबर 2 पर है प्रोग्राम रिलायबिलिटी। सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल टाइप्स में बी इनकरेक्टेड फॉर स्पेसिफिक डाटा टाइप। कहते हैं कि हो सकता है कि किसी डाटा टाइप के साथ ये चीज़ इम्प्लीमेंट सही से ना हो, वहाँ पर कुछ ना कुछ एरर देखने को मिले। ज़ाहिर है कोड है, कहीं सही काम करता है, कहीं गलत काम करता है, लेकिन उस चीज़ को फिक्स जो है वो किया जा सकता है। अब जैसे कि यहाँ पर उसने एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है, यहाँ पर देखें ना, जैसे कि एक फंक्शन बनाया गया है इस इक्वल नाम से, जो कि दो पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, उन दोनों को इक्वल करके ये बता रहा है आपको कि क्या वो दोनों इक्वल हैं या नहीं है। अब ये जो मेथड है, ये मेरे ख्याल में 12 कोई पिछले लेक्चर्स में भी मैंने इज इक्वल वाला प्रॉब्लम सॉल्व कराई थी, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि ये जो सिंपल वाला मेथड है ये इंटीजर पे तो बड़े अच्छे से काम करता है, लेकिन ये स्ट्रिंग पे काम नहीं करता। उसके लिए आपको अलग से जो है थोड़ा बहुत वर्किंग करनी पड़ती है, स्ट्रिंग कॉपी वाली। मेरे ख्याल में मुझे अब लेक्चर का नाम नंबर नहीं याद आ रहा, लेकिन हमने ये पढ़ा था, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया था और इसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था। और उसका एक मेथड है स्ट्रिंग कॉपी strcpy, उसके साथ जब कंपैरिजन कर रहा था तब ये स्ट्रिंग पे काम किया था। तो यही बात वो यहाँ पर भी बताना चाह रहा है कि इस तरह की जब सिचुएशन आती है तो बाज़ दफ़ा ये चीज़ें फेल भी हो जाती हैं। तो अब यहाँ पर अगेन उसी को वर्किंग करके दिखा रहा है कि क्या ये स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 मुझे बताया गया कि इक्वल है या नहीं है। तो यही वो यहाँ पर आपसे सवाल पूछ रहा है कि क्या इसको कंपाइलर एक्सेप्ट करेगा या नहीं। तो हमने पहले भी देखा था कि इसको कंपाइलर एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर ये एरर दे जाए, क्योंकि ये इंटीजर के साथ या दूसरे जो करेक्टर होते हैं उनके साथ सही से काम करे, लेकिन स्ट्रिंग के लिए जो है वो हमारे पास मोस्टली स्ट्रिंग की लाइब्रेरी है और उसी के मेथड है वही इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाए जेनेरिक एल्गोरिदम्स की तरफ, कि जो आप लोगों को पहले भी लेक्चर्स में एक एल्गोरिदम पढ़ाया था फाइंड वाला, उसको जेनेरिक बना रहा है। अब ये वाला जो एल्गोरिदम यहाँ पर लिखा है फाइंड वाला, ये 2 4 लेक्चर पहले ही आपको बताया भी था। उसके अंदर भी हमने इसको शुरू से देखा था किस तरह जेनेरिक बनाते हैं, तो इसलिए इसके ज़्यादा समझाने में अब हम टाइम नहीं लेंगे। सिंपल फाइंड नाम से मेथड है जो कि स्टार्टिंग एड्रेस और कहाँ तक उसने चलना है वो, और जो वैल्यू उसने फाइंड करनी है एक्स, वो आपको एज अ पैरामीटर मिलेंगी। सिंपल एक वाइल लूप में स्टार्ट से लेके जहाँ तक आपने अपना पॉइंटर चलाना है वहाँ तक इसको रन करके, और आप हर वैल्यू को चेक करेंगे पॉइंटर की, क्या वो आपके दी गई वैल्यू के इक्वल है या नहीं है। अगर वो आपकी दी गई वैल्यू के इक्वल नहीं होगी तो सिंपली आपका पॉइंटर 1 स्टेप फॉरवर्ड चला जाएगा जब तक वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर वैल्यू नहीं मिलेगी तो वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अगर वैल्यू मिल जाती है तो जहाँ पर इस टाइम आपका पॉइंटर होगा वो इंडेक्स आपको रिटर्न हो जाएगा। ये वर्किंग थी और इसको मुकम्मल इसके ऊपर पूरा लेक्चर था, जिसके अंदर हमने सिर्फ यही फाइंड वाला मेथड, आपको याद होगा कि शुरू से लेके एंड तक जो है इसको जेनेरिक बना के देखा था। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल दी गई है अप्लाइंग जेनेरिक एल्गोरिदम, कि आप लोग जेनेरिक एल्गोरिदम को अप्लाई किस तरह करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये थोड़ा सा ना लिखा हुआ है, कहता है कि जेनेरिक एल्गोरिदम में जो ऑपरेशन सपोर्ट किए जाते हैं वो एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, डी रेफरेंस है जिसको आप पॉइंटर कहते हो, और इनइक्वालिटी का ऑपरेटर कहते हैं। ये जो चांद एक ऑपरेटर हैं जो सपोर्ट किए जाते हैं। अब ये एग्जांपल सेम वही है जो उसी लेक्चर में देखी थी जब हमने इसी एल्गोरिदम को जेनेरिक बनाया था, कि वहाँ पर भी हमने एक अरे बनाई थी 5 एलिमेंट्स की, जिसके अंदर 5 एलिमेंट थे। अब यहाँ 3 लिखे हुए हैं, आगे डॉट डॉट है, इसका मतलब 2 4 और एलिमेंट भी होंगे। और फिर हमने एक वेरिएबल बनाया था जिसके अंदर हमने इसी फाइंड मेथड को कॉल किया था, और उसके अंदर हमने अरे
आपकी अरे का साइज़ और जो वैल्यू आपने फाइंड करनी है अरे में से वो भी आप दे देंगे। तो ये हमें बता देगा कि कौन से इंडेक्स में आपकी ये वैल्यू 7 है। तो इस टाइम इंडेक्स नंबर 1 पे हमारी ये वैल्यू पड़ी है, तो ये हमें हमारे पास 1 रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि अप्लाइंग जेनेरिक एल्गोरिदम टू टेम्पलेट वेक्टर। अब ये जो टॉपिक है जेनेरिक एल्गोरिदम टू टेम्पलेट वेक्टर, अभी थोड़ा ना कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ चीज़ें जा रही हैं। तो समझ आ जाए ठीक है, ना समझ आए कोई इसमें ज़्यादा इशू वाली बात नहीं है। जो हमने अब तक पढ़ चुके हैं कोर्स के अंदर इम्पोर्टेंट वही था, वही चीज़ें थी। ये थोड़ी सी जो लास्ट वाली चीज़ें होती हैं आपको पता है कोर्स की, ये थोड़ी बहुत ही आपके पास आउट ऑफ द बॉक्स चली जाती है, जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती। तो इससे बिल्कुल ही दिल छोटा निकलना कि यार ये तो समझ ही नहीं आ रही है, ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन बस देख ले, ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, ये जो फाइंड मेथड था जिसको हमने जेनेरिक बनाया था, उसके साथ मज़ीद कुछ जो है मैनिपुलेशंस किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि सपोर्ट द रिक्वायर्ड ऑपरेशन फॉर फाइंड। अब इसी फाइंड को कुछ ना कुछ ये यहाँ पर करेगा। अब हुआ क्या है कि वेक्टर नाम से क्लास है जो कि टेम्पलेट क्लास है। अब इसके अंदर एक पॉइंटर है, साइज है, इंडेक्स है। तो ये तो उसके डाटा मेंबर्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं कर क्या रहा है इस क्लास के साथ। अब कर क्या रहा है, यही जो फाइंड वाला मेथड है ना, इसको टेम्पलेट वेक्टर बनाने की बेसिकली कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि वो ये कर रहे हैं कि क्लास की मदद से ही अरे बना रहे हैं। अब क्लास की मदद से कैसे अरे बना रहे हैं, ये वेक्टर ये वाली क्लास है जो यहाँ पर बनाई है। इसके अंदर तीन चीज़ें, पॉइंटर, साइज और इंडेक्स। अब हो क्या रहा है कि इस क्लास का उसने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अच्छा अगेन क्योंकि टेम्पलेट है तो यहाँ पर उसने इंटीजर दिया, क्योंकि हम इंटीजर के साथ यहाँ डील करेंगे। अब ये इसका ऑब्जेक्ट है आई वी इंटीजर वेक्टर, ब्रैकेट में उसने 3 दिया है। अब 3 का मतलब ये है कि वो क्या कहता है कि अरे का साइज जो है वो कितना होगा, 3 होगा। अब अरे तो बन गई, अरे के अंदर वैल्यू कैसे इंसर्ट करेंगे, उसके लिए उसने उसी ऑब्जेक्ट का, ये अरे का सिंटेक्स होता है, बीच में इंडेक्स दिया कि 0th इंडेक्स पे 10 होगी वैल्यू, 1 वाले इंडेक्स पे 20 होगी और 2 वाले इंडेक्स पे 30 होगी। तो ये वैल्यू सेट हो। नेक्स्ट इसी चीज़ को अब देखें यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ये बियॉन्ड ऑब्जेक्ट पास किए बियॉन्ड में। अब ये बियॉन्ड का वेरिएबल मैंने आपको अभी बताया किस चीज़ के होता था, कि जहाँ तक आपके पॉइंटर ने चलना है वो चीज़ बियॉन्ड के पास होगी। और फाउंड नाम से एक फंक्शन है मेथड, उसके अंदर उसने 3 पास किया है कि 3 ये कह रहा है कि जितना भी इसका साइज है 3, ये इंडेक्स 1 2 3 कि 3 होंगे, उसी के अंदर आपको ये वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पर एक चीज़ करके आपको दिखा रहे हैं, वैसे ये आप इस फंक्शन के अंदर भी देख लिख सकते थे, क्योंकि हमारा मेन जो फंक्शन है वो है फाइंड, जो अभी हमने बनाया भी है। अब इसके अंदर एक चीज़ बियॉन्ड इस्तेमाल हो रही है, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी से बचाने के लिए उसने ऊपर पहले इस चीज़ को कैलकुलेट किया है, बेसिकली इसका साइज़, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज़ जो है वो कैलकुलेट होगा क्लास के पास, टेम्पलेट क्लास के पास जब वो जाएगा तभी वो प्रिडिक्ट कर पाएगी कि ओके इसके अंदर 3 एलिमेंट है, 5 है, 10 है, जितने भी है। अब वो किस तरह से होता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका गेट साइज का एक मेथड होता है, अगर आप वो अपने ऑब्जेक्ट के साथ अप्लाई करें तो इसका साइज निकल आएगा। अब ये जो साइज होगा वो सेट इंडेक्स हो जाएगा आपके बियॉन्ड के साथ, और बियॉन्ड ये खड़ा है। तो इस बियॉन्ड के अंदर आपके पास बेसिकली आपके पॉइंटर का जो है वो साइज आ जाएगा। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे कि जब हमने फाइंड मेथड अप्लाई किया तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट दिया, बियॉन्ड की वैल्यू दी विच इज़ 3 हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और ये 20 है ये बेसिकली वो वैल्यू जो चाहता है कि ये फाइंड हो। तो यहाँ पर जब इसको आइट्रेट किया जाएगा, 20 जो है वो हमारे पास इंडेक्स नंबर 1 पे लोकेटेड करती है, तो इसका इंडेक्स मेरे पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सेम वही चीज़ है, ये भी वही काम करता था। यहाँ पर उसने थोड़ा बहुत ना चीज़ों को एडवांस ले गया है, उसके बने बनाए मेथड जो होते हैं ये सेट इंडेक्स और गेट साइज, ये बेसिकली वेक्टर्स के मेथड होते हैं। एसटीएल में आप लोग देखेंगे, मेरे ख्याल में आपके लेक्चर्स में भी है, मज़ीद आने वाले लेक्चर में शायद थोड़ा सा इसका ओवरव्यू होगा, वहाँ पर भी आपको दिखने को मिलेंगे। और उसके बाद हमारे पास ये जो तमाम प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम विद करंट इम्प्लीमेंटेशन के, इस जो अभी हमने इम्प्लीमेंटेशन देखी इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि सिंगल ट्रैवर्सिंग, ट्रैवर्सिंग कहती है कि जो आपकी अरे के अंदर अरे के अंदर जो पहले एलिमेंट से आखिरी एलिमेंट तक जो 1 बाय 1 पॉइंटर अपडेट हो रहा होता है वो ट्रैवर्सिंग होती है। अब वो सिंगल ट्रैवर्सिंग है। सिंगल ट्रैवर्सिंग का मतलब ये होता है कि 1 बाय 1 वो स्टेप चलेगी। अब और तरह की भी ट्रैवर्सिंग होती है, अगर आपके कोर्स में आई तो आपको बताऊंगा, नहीं तो अभी के लिए जानने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 पर है इनकंसिस्टेंट बिहेवियर। इनकंसिस्टेंट बिहेवियर में हमारे पास कहता है कि रिटर्न एंटायर कंटेनर इंस्टेड ऑफ अ सिंपल मार्कर। कहते हैं कि ये जो आपको मुकम्मल का मुकम्मल कंटेनर ही उठा के आपको रिटर्न करता है वेक्टर, जबकि सिंपल जो है कोई एक बेंचमार्क या कुछ
जहाँ से उसको चीज़ ढूंढनी है या जहाँ से उसको चाहिए प्रिडिक्ट कर ले कि यहाँ से मुझे स्टार्ट करना है और इस स्पेसिफिक हिस्से में मुझे वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ पर मुझे मैनिपुलेशन करनी है, वो इसके अंदर नहीं होता। नंबर 3 पे लिमिटेड ट्रैवर्सल स्ट्रेटजी। सो इट्स ओनली स्पॉट फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग। फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग वही होती है कि वो जीरो से स्टार्ट करेगा और एंड तक वो चलता जाएगा चलता जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।